गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए रियली सॉरी। बस आज पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि पाश्चात्य जगत की सारी चीज़ है, पाश्चात्य जगत की सारी चीज़ों को एक समग्रता में समझने का प्रयास किया जाए। जैसा कि पाश्चात्य जगत में हम देखते हैं कि एकदम बेसिक से समझेंगे पाश्चात्य जगत को। पाश्चात्य जगत मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों फिलो प्लस सोफिया सूफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लव ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी दृष्टिकोण जहाँ ज्ञान में हमें आसक्ति हो, पूर्णता, प्यार हो, खो जाते हो, उसके भाव में खो जाते हैं। इस प्रकार की अनुरक्ति को ही दर्शन कहा गया है, फिलॉसफी कहा गया है। फिलॉसफी समग्रता में देखा जाए तो एक प्रकार का नजरिया है, एक प्रकार की नजरिया है जो किसी भी विषय वस्तु को समग्रता में देखने का, मूल्यांकन करने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक ऐसी अवधारणा जिसमें तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष के साथ सारे आयाम को हम देखने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं दर्शन। अब वेस्टर्न फिलॉसफी के स्वरूप की थोड़ी सी बात की जाए, एकदम वेस्टर्न फिलॉसफी के स्वरूप की बात की जाए तो थोड़ी सी दो तीन चीज़ें जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। वेस्टर्न पाश्चात्य जगत की फिलॉसफी को हम तीन आयाम में बांट सकते हैं। यूनान का दर्शन, दूसरा मध्यकाल, इसे अंधकार युग भी कहा गया। अंधकार युग भी कहा गया है। तीसरा है आधुनिक काल। समग्रता में देखा जाए इसका तो थेल्स से स्टार्ट होता है और सुकरात के, अरस्तु के बाद तक आता है। इसमें मध्य युग में देखा जाए तो तीन दार्शनिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें है अंगस्टीन, एंसेलम, एक्विनास। तीन दार्शनिक हैं। ये लगभग 14वीं शताब्दी के समय है। 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग एक से करीबन 15वीं शताब्दी तक दिखाई पड़ती है इसकी झलक। उसके बाद आधुनिक 15वीं शताब्दी से लेकर थोड़ा सा टाइम पीरियड में लेके वहाँ पर हो सकता है, लेकर चलता रहता है 19वीं शताब्दी तक ये चलता है। उसके बाद चौथा कार्यकाल आता है समकालीन पाश्चात्य जगत। इसका नियर अबाउट हेगल से लेकर लगभग 2000
ईस्वी तक इसका समय काल देखा जाता है। ये एक मोटा मोटी काल है। इसको थोड़ा सा जो भी हो, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ यार, शेयर करते रहो, लाइक शेयर करते रहो आप लोग। और एक चीज़, मैं जो आज फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ ना, किसी भी अब तक अपनी लाइफ में जो भी किताब कोई पढ़ा होगा उस तरीके से देख लेगा, वो भाव नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। अब देखो, तीनों का अलग अलग न मोटिव है। मोटिव का मतलब एक से तीनों का भाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे ये यूनान दर्शन की स्टार्टिंग फेज था, तो इसका वाक्य है आश्चर्य आश्चर्य करो तो जानो, तो जानो। ये आइडियल वाक्य के रूप में है। इसका है श्रद्धा करो तो जानो। श्रद्धा करो तो जानो। दूसरे का, तीसरे का शक करो तो जानो। जो मैं चार्ट बना रहा हूँ ना, अभी तक कोई भी किताब में, मेरी किताब को छोड़कर कोई किताब में इस तरीके का चार्ट नहीं मिलेगा। और नहीं होगा तो एक बार चेक करके और मूल्यांकन करके देख लीजिएगा आप लोग। अब यूनान के दर्शन का था, स्टार्टिंग फेज था। भौतिकवादी दार्शनिक थे, सभी ने भौतिक विषय वस्तुओं को आधार बनाकर समग्रता में मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। उसके अंतर्गत उन्होंने इनका जो वाक्य है, आश्चर्य करो तो जानो, हर चीज आश्चर्य, मतलब ये होता है तो क्यों होता है, जिसमें एक तत्व लेकर, कोई दो तत्व लेकर, कोई तीन तत्व लेकर, इन विषय वस्तुओं पे चर्चा चलती रही। थेल से लेकर सुकरात आते आते, उससे पहले जितने भी दार्शनिक हुए, सभी ने एक सूक्ष्मता में एक एक, दो, तीन, चार तत्वों को लेकर ही संपूर्ण सृष्टि की क्रियाविधि का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। लेकिन इनके बाद की जो फिलॉसफी है, सुकरात पहले व्यक्ति थे जो एक तत्व आंतरिक बाहरी को छोड़कर आ गए, मनुष्य में अंदर आ गए, ज्ञान के पहलू को, उनका एक है ज्ञान ही सद्गुण है, मानवीय मूल्यों की गरिमा को आधार बनाकर मूल्यांकन करने का जिसने कार्य किया, पहली बार वो सुकरात से स्टार्ट होगी। उसकी कार्यविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे कई चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने को मिलेगा। एक बेसिक सुकरात से पूर्व की चीज़ें भी हैं, तो कैसे बांट के पढ़ा जाता है, ये मोटा मोटी पाश्चात्य जगत की पूरी अवधारणाएं हैं। इसके साथ यदि हम इस जगत की बात करेंगे, यूनान जगत की, तो इसका थोड़ा सा कार्यकाल देखा जाएगा। तो इसमें भी कई चीजें हैं, इसे नोट करते रहना, क्योंकि इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, और नहीं होगा तो खोज करके देख लेना कहीं भी। अब देखो, इसकी खासियत क्या है कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। यूनान के दर्शन को 3 भागों में मोटा मोटी बांटा जाता है, जो समझने की दृष्टि से। सुकरात से पूर्व, सुकरात से पूर्व सुकरात युग, सुकरात के बाद अब देखो, सुकरात से पूर्व जितने भी दार्शनिक थे, इसी तरह से शेयर करते रहो दोस्त आप लोग। देखो, सुकरात से पूर्व जो भी दार्शनिक थे, इसमें कई अवधारणाएं देखने को मिलती है। ये चार्ट बनाते चलना, मैं हर चीज को चार्ट के ही माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चार्ट प्लीज बनाते चलना। अब मैं सुकरात से पूर्व के दार्शनिकों का एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। इसमें एक चीज देखो, यहाँ थेल्स से लेकर सारी की चीजें, पार्मेनिड, हेराक्लाइटस, सारे लोग आ जाएंगे। इसमें क्या आएंगे? 3 लोग आएंगे, सुकरात, प्लेटो और अस्पा। इसके बाद के एपिक्यूरियंस वो चीज़ें हुई हैं जो हुई, स्टोइकवाद की फिलॉसफी है, इथिक्स के पोर्शन में उन चीज़ों को इधर सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। कि ओवरऑल दृष्टिकोण है। अब आगे की चीज़ों में देखते हैं कि सुकरात युग में क्या है। तो सुकरात युग में अभी सुकरात से पूर्व भी कई दार्शनिकों की एक अलग अवधारणाएं थी।
क्या थी वो चीजें समझते हैं। सुकरात युग से पूर्व देखा जाए तो दो तीन चीजें समझ में आती है। पहली चीज, सुकरात से पूर्व एक तत्व को आधार बनाकर, दो तत्वों को आधार बनाकर, दो तत्वों को आधार बनाकर, बहु तत्वों को आधार बनाकर, बनाकर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी फिलॉसफी की, वो दौर चलता रहा। उसके अंतर्गत यहाँ पे आता है मानवीय मूल्यों को आधार बनाया जाने लगा। मानवीय मूल्यों को आधार बनाया जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे बाहरी मानवीय मूल्यों को आया गया, जबकि अंत में सुकरात के काल में, सुकरात के समय में यह आंतरिक हो गया। इसीलिए इनका है कि ज्ञान ही सद्गुण है। उन्होंने किया क्या कि पूर्व से जो भी चीजें अवधारणाएं चली आ रही थी उसको एक तरीके से सजोकर नई दिशा देने का प्रयास किया था, और कुछ नहीं, एक नई दृष्टिकोण प्रदान किए थे। कहा जाता है कि उस यूनान के दर्शन में सुकरात की चीजें पढ़ोगे तो एक चीज लाइन लाजवाब लिखी मिलती है कि उस मैले कुचैले कपड़े में एक आदर्श दिल धड़कता था। लोग अपने घरों के दरवाजे खोल के रखते थे कि एक बार मेरे घर आए और मेरा घर धन्य हो जाए। तो ये भावनाएं थी। देखो, ये था एक तत्व को लेकर, दो तत्व को लेकर, बहु तत्व को लेकर, मानवीय मूल्यों को लेकर। अंत में धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ उस तरीके से श्रृंखला बढ़ती गई। जैसे स्टार्टिंग में थे एक तत्ववादी में कौन कौन से थे? पहले थेल्स का नाम आप सुने होंगे, थेल्स का नाम, पाइथागोरस का नाम, हेराक्लाइटस का नाम, ये सभी एक तत्ववादी दार्शनिकों की स्वरूप है। सभी ने एक तत्व को आधार बनाकर सारी चीजें मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। जो सीरियस होगा यूजीसी नेट की एग्जाम देना, जो फिलॉसफी रियल में पढ़ना चाहता है, मैं वादा कर रहा हूँ वेस्टर्न फिलॉसफी में झूम जाएगा। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे हों तो यथार्थता में बताइएगा आप लोग किस तरीके की चीजें लगी। अब देखो, थेल्स की जो है सृष्टि की उत्पत्ति वो जल से मानते हैं, ये संख्या से मानते हैं, ये भाई साहब अग्नि से मानते हैं। समस्या ये है कि पांच तत्व ही है, पांच तत्वों को ही आधार बनाकर सृष्टि की मूल्यांकन की बात हर जगह चली है, न भारतीय जगत में बल्कि पाश्चात्य जगत में चली है। यही यथार्थता यह है कि भारतीय जगत में पांच तत्वों को जोड़ने के बाद शुरू हुआ, और वहाँ एक एक तत्वों को जोड़ के धीरे धीरे वो समझते हुए आगे बढ़े, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़े। यहाँ फिलॉसफी की शुरुआत, भारतीय जगत की शुरुआत पांच तत्वों के बाद शुरू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया पंच तत्व से बना शरीर है, तो इसके बाद ही शुरू होती है। तो देखा जाए तो जैसे थेल्स है वो जल से मानते हैं, पाइथागोरस संख्या से, हेराक्लाइटस अग्नि से स्वीकार करते हैं, एनेक्जिमेंडर असीम तत्व के रूप में मानते हैं। तो इस समय में चार दार्शनिकों का नाम मेन रूप से लिया जाता है। ये किससे उत्पत्ति मानते हैं ये सर्वोपरि होता है, ये चीजें जानना अति आवश्यक होता है। जैसे थेल्स जल से हो गए, एनेक्जिमेंडर असीम तत्व से हो गए, पाइथागोरस एक और है एनेक्जिमेंडर ये असीम तत्व के रूप में माने हैं।
यहाँ तक ये एक तत्ववादी दार्शनिक है, उन्होंने एक तत्व को आधार बनाकर संपूर्ण सृष्टि की हर चीजों का मूल्यांकन करने का प्रयास थे। इन सबको याद करने का एक ट्रिक है। एक तत्ववादी में दार्शनिकों में कौन कौन से हैं, ये एक मेरा ट्रिक है, याद रखना, नहीं भूलेगा। थेपाहाई, थेपाहाई, थे मने थेल्स, ए मने एनेक्जिमेंडर, पा मने पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, हाई मतलब हेराक्लाइटस। थेपा हाई जो याद रखेगा एक तत्ववादियों का कोड याद रहेगा, ठीक है, जिसने सारे दार्शनिकों का हो जाएगा। अब देखो इसके बाद एक से अधिक तत्वों वाले मानने वाले आए, जिसको समझ में आ रहा है इसको नोट और चार्ट जरूर बनाते चलना। दूसरी चीजें आती है दो तत्वों को लेकर, बहुतत्वों की तरफ सृष्टि आगे बढ़ी। तो यहाँ पे भी कई दार्शनिक आते हैं जहाँ एक से अधिक तत्वों, चार तत्वों तक जोड़ के बनाए दो तत्वों को आधार बनाया गया, जिसमें एम्पाडेक्लीज और एनेक्जिगोरस का नाम आता है। बहुतत्ववाद में देखा जाए, बहुतत्ववाद के एक तत्व कहें या एक से अधिक तत्व, दो तत्व कहें या चार तत्व कहें, बात एक ही बराबर है। यदि इसको हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं तो इसमें दो नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, जो चार तत्वों को आधार बनाते हुए सारी चीज़ों को डिफाइन किए। एम्पाडेक्लीज, एम्पाडेक्लीज ये चार तत्वों को, ये चार तत्वों को आधार बनाकर सृष्टि की उत्पत्ति का मानते हैं। इसमें चार तत्व कौन कौन से हैं, तो उसमें है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये चार तत्व है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी की चीजों तक सिमट के आ गया था। एम्पाडेक्लीज गुरु थे, गुरु के रूप में थे, जो बहुतत्ववाद की परंपरा को स्वीकार किए, जहां एक से अधिक तत्वों को शुरू किया। और इनके शिष्य के रूप में एनेक्जिगोरस थे, इनके शिष्य के रूप में एनेक्जिगोरस थे, जो चार तत्व के साथ असीम तत्वों को स्वीकार किया। ये चीजें थी, ये देखना आप पढ़ के कि किसमें किस किताब में इस तरीके की अवधारणाएं दिखाई पड़ती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो विकसित हुई तो परमाणुओं में दृष्टिकोण आया। अब एक तत्व दो तत्व से होते हुए परमाणुवाद की तरफ अग्रसर हुई फिलॉसफी। परमाणुवाद जो बाहरी मूल्यों को आधार बनाकर चलती थी, अब उसका क्या स्वरूप है थोड़ी सी चर्चा करके, और उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे भी क्लास ज़्यादा लेट हो गई है तो ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। उसके बाद परमाणुवादी दार्शनिक में देखा जाए, परमाणुवादी में देखा जाए तो ल्यूपियस,
संस्थापक के रूप में जिन्होंने परमाणुओं से स्वीकार करना शुरू किया था, गुरु डेमेट्रियस, शिष्य, ये दोनों आए परमाणुओं के बाद, और परमाणुओं से मानव केंद्रित होना शुरू हो गया। इसके बाद परमाणुवाद से आगे बढ़ा दर्शन, तो मानव केंद्रित होना शुरू किया। मानव केंद्रित दर्शन शुरू हुआ। मानव केंद्रित मतलब मानवीय गुणों को आधार बनाकर सारी चीजें मूल्यांकन होने लगी, किया जाने लगा, जिसमें मानवीय मूल्यों से प्रोटोगोरस का नाम सर्वोपरि रूप से आता है, जिसने कहा था कि सभी वस्तु मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। यह मानव के सभी गुण अवगुण तक नीति आ गया था। मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, अर्थात यहाँ पर मानव केंद्रित हो गया, यानी इसमें नीतियाँ और धार्मिक आयाम आ गए। प्रोटोगोरस तक आते आते एक कदम इनसे आगे बढ़कर इनके ही समकक्ष थे गॉर्जियस का नाम। थोड़ा सा नाम इन लोगों का टफ होता है। ये थोड़ा सा आगे बढ़े और इनका मानना था मानव ही सभी वस्तुओं के सही गलत करने का निर्धारक तत्व के रूप में है। यहाँ तक फिलॉसफी पहुँच गई। अब ये पूरी की पूरी एक आयाम में देखते चले थे। अब इसमें कुछ लोग इलियाई संप्रदाय बताते हैं, पाइथागोरस के समय के जो दार्शनिक थे पाइथागोरियन संप्रदाय के दार्शनिक आते हैं। सोवा निगम में एक ब्रीफ दिया गया है, लेकिन विकास की क्रम को एक नए तरीके से देखा जाए तो ये सूटेबल होता। एक तत्व, उसके बाद दो तत्व, उसके बाद चार तत्व, उसके बाद मनुष्य के बाहरी गुण आया, उसके बाद मनुष्य के आंतरिक गुण आया, फिर मानवीय गुणों को ही आधार बनाकर पाश्चात्य जगत ये सिद्ध करता है। पाश्चात्य जगत की एक सबसे बड़ी खासियत है कि एक चीज सिद्ध करता है कि सृष्टि का विकास जो माना गया है कि जल से हुआ है, सृष्टि का विकास जल से लेकर मानव तक आया है। तो उस क्रम में ये लोग एक एक आधार बनाकर, एक एक तत्वों को आधार बनाकर सारी चीजें दी हैं। और सबकी एक सबसे खासियत होती है वैज्ञानिकता के आधार पर, वैज्ञानिकता एवं तर्क के आधार पर सारी विषय वस्तुओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। जबकि पाश्चात्य भारतीय दर्शन में देखा जाता है कि सारी विषय वस्तुओं का निर्धारक के रूप में जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसमें दो चीजें हैं, आस्था का नाम और श्रद्धा। आस्था और श्रद्धा दो ऐसी चीजें हैं जो पूरी भाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अब ये दोनों नाम सारी चीजें देखते चलना, और रियलिटी है कि हम धर्म के आधार पर हर चीजों को देखते हैं, जबकि पाश्चात्य जगत में तर्क के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, गणित की दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। अब वहाँ पे एक वाक्य था, आश्चर्य करो तो जानो। कहने का तात्पर्य यही है कि आश्चर्य करने की जो भाव होता है, जो दृष्टिकोण होता है, अच्छा ये भी हो सकता है क्या, अच्छा इसमें ये भी है क्या, नहीं कहते हैं। जैसे एक कहानी सुनी होंगे आप लोग कि जब स्टार्ट हुआ था तो चुंबक के आविष्कार का, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उन्हें समझ में आएगा कि यूनान में लोग एक जगह जाते थे तो बूट पहन कर जाते थे, जिस नीचे लोहे लगा रहता था, तो जाते थे तो वो चिपक जाता था, तो मैग्नेटिक पावर की वजह से होता था। लेकिन वो समझते थे कि यह भगवान है या देवी देवता है। हमारे यहाँ भी तो है, जब कुछ थोड़ी सी चीजें आश्चर्य की होती है तो हम भगवान से जरूर जोड़ देते हैं। इस मामले में तो हम पाश्चात्य जगत से कई लाखों गुना आगे हैं। मतलब 1% यहाँ पे धर्म के नाम पे जिस प्रकार से रोजगार चलता है, कभी हम तर्क के आधार पर हर विषय वस्तुओं को देखते तो शायद दृष्टिकोण अलग होता।
हमारे देश में जितने झोल झपाटे होते हैं वो शायद कम होता है, रूढ़िवादिताओं के नाम पे लोग जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं वो कम होता है। और यथार्थता है कि आने वाली पीढ़ियों से मेरी हार्दिक इल्तिजा है, गुजारिश है कि हर विषय वस्तु को तर्क के आधार पर अपनाने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। वास्तविकता यही है और सबकी आधार कर्म होना चाहिए, वास्तविक नैतिकता होनी चाहिए, मनुष्य की नैतिक भावनाएं होनी चाहिए, न कि अध्य दृष्टिकोण होना चाहिए। ये विषय वस्तुएं थी जिनके अंतर्गत उसके बाद यूनान का दर्शन आएगा। यूनान का दर्शन आएगा जहाँ सुकरात युग हम पढ़ेंगे, सुकरात युग पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मेरी चीज़ें। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी क्लास देख रहा है वो कम से कम यूजी और पीजी में उसका फिलॉसफी ऑप्शनल रहा है, तभी ये चीज़ें, क्योंकि ओवरऑल व्यू को सार निकाल के रिजल्ट लेना है तो ओवरऑल व्यू देखकर जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकालना सीखना होगा। सुकरात युग की बात देखते हैं। फिलॉसफी यूट्यूब पे बहुत लोगों ने पढ़ा है, ऐसे पढ़े हैं। एक बार ये देखिएगा, सुकरात युग को कहा जाता है मानव केंद्रीय दृष्टिकोण। और वास्तविकता है कि पाश्चात्य जगत में दो ही दार्शनिक हुए, पाश्चात्य जगत में दो ही दार्शनिक हुए, सबने उसके बाद टिप्पणी किया है, उन्हीं की अवधारणाओं को टिप्पणी किया है। सर जी, इकोनॉमिक्स की क्लास किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो? नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, मानव केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर ये आ गई थी, जिसमें अस्पा है, तीन दार्शनिक हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। शायद एक बाहरी आयाम से देखने का कार्य किया, एक आंतरिक आयाम से देखने का कार्य किया। आगे चलकर सबने इन्हीं को कॉपी आधार क्या नहीं कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया। जैसे एग्जामपुर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी आइडिया को अभिव्यक्त करते हैं। तो एग्जामपुर एक क्या हुए, एक संस्था हुई, एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे हम सब अपनी अवधारणाओं को उजागर कर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ी सी समझने की दृष्टिकोण आता है सुकरात युग में। इसको जो सुकरात युग को समझ लिया वो पूरी पाश्चात्य जगत को समझ लिया। तो मूल भावों को समझना बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा जो थेल्स के संबंध में थे, पाश्चात्य जगत के जो दार्शनिक थे उनसे संबंधित थोड़ी सी अरस्तु और प्लेटो के बारे में बता देते हैं। देखो, सुकरात के समय मानव केंद्रित ज्ञान हो गया। सुकरात ने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है। जब ज्ञान ही सद्गुण है कहा, यानी आंतरिक अभिव्यक्ति के साथ हर चीज को तर्क के आधार पर मूल्यांकन करने का दृष्टिकोण दिए। उन्होंने सुखवाद की जो परिभाषा थी वो आंतरिक सुखवाद के दृष्टिकोण को आधार बनाया, जिसका आधार उन्होंने ज्ञान को लिया। ज्ञान के जिसे ज्ञानी है वो कहते हैं ना कि जो ज्ञान किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझता है, ज्ञान की महत्ता को समझता है, यथार्थता में वही वास्तविक स्वरूप को समझता है, यही वास्तविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो सुकरात हुए। नैतिक आधार की जो पद्धति निकली सुकरात के युग में वह संवाद विधि थी। संवाद के आधार पर हर विषय वस्तुओं का मूल्यांकन करने की भावनाएं चली। वो कहते थे कि मैं किसी की आत्मा से उसकी अज्ञानता को निकाल के बाहर कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि वो बात से पहले कहते थे कि किसी के सामने वो जाते थे तो अज्ञानी बन के जाते थे। उनसे पूछते थे अच्छा प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये है, फिर उसी प्रॉब्लम को सही दिशा में सुलझाते थे। यही तो दृष्टिकोण था
एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी जहाँ पे धर्म और रूढ़िवादिता का बोलबाला था, उन विषय वस्तुओं को उठाने का और लोगों को तर्क के आधार पर लाने का किसी ने कार्य किया था तो सुकरात ने किया था। यह बात सत्य है कि जो उनकी संवाद विधि थी, सुकरात कहनी थी, मनुष्य के चरित्र निर्माण पे अधिक बल देती है। चारित्रिक निर्माण से ही आंतरिक अभिव्यक्ति की तरफ उजागर होकर बढ़ा जा सकता है, यथार्थता को समझा जा सकता है। ये भावनाएं थी सुकरात युग की, ये चीजें थी। कल के क्लास में सुकरात युग को मैं पढ़ाऊंगा। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो मोटा मोटी समझा दिया था। ये क्लास उनको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगी जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हर वो भाव मैंने लिख दिया है, समझा दिया है। और एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, जो भी फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे यदि PhD में भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की को भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उस लेवल तक लेके गया हूँ जहाँ पे एक प्रोफेसर तक की चीज़ों को, गरिमा को, हर चीज़ को बरकरार रखते हुए मैं चलता हूँ। मेरी एक ही है कि उस भाव को उजागर किया जाए जहाँ पे एक प्रोफेसर जिस तरीके से संवाद के माध्यम से हर विषय वस्तुओं को पढ़ाता है। यह छोटी क्लास नहीं है कि मजाक ही सब चलिए, भी सीरियस होके चलिए, पढ़िए और भी कंसंट्रेट होके पढ़िए। 1 घंटा दीजिए यानी विथ फुल कंसंट्रेट। आफ्टर दैट यू कैन डू इट एनीथिंग्स, अदरवाइज यू कांट पॉसिबल टू क्वालिफाई नेट JRF एग्जाम। पहले की दशा हम लोग के समय थोड़ा आसान था, लेकिन अब की डे बाई डे बहुत टफ हो गया। तो नाउ बी कंसंट्रेट। थोड़ी सी चीज़ें हम देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने के प्रयास करेंगे। जैसे है सामान्यों के संबंध में अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वो क्या था। सामान्य के संदर्भ में अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वो क्या था। तो सामान्य के संबंध में जो उनका दृष्टिकोण था वो वस्तुवादी था। वस्तुवादी था क्योंकि वो हर विषय वस्तु के एक आयाम से मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। कल सुकरात युग में पढ़ाऊंगा, सुकरात युग पढ़ाऊंगा, तो सुकरात युग में इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। तो एक चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन एक लेवल के हैं। और पिछले 2010 से मेरी एक ही है कि 2010 से लेकर 2020 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेट में आए हैं उन सब को भर दिया हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा लोग जो पढ़ने वाले दोस्त हों, देखो 10 लोग हों 20 लोग हों चलेगा यार। ऐसे समझो ना कि यदि मेरे पढ़ाने से 10 लोग भी JRF क्वालिफाई होते हैं ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। 5 लोग भी समझते हैं तो धन्य होगा। और अब तक की रिकॉर्ड है कि जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, मैंने बनारस पढ़ाता था, वहाँ भी हर बैच से 5-6 लड़के हमेशा JRF खींचे हैं। नेट 10-15 खींच ले जाते हैं। मैक्सिमम 25-30 लड़कों को ही पढ़ाता हूँ, तो उतनी इच्छा यहाँ भी है कि 25-30 लड़के रहें, उसमें से 10-15 रिजल्ट दे दें। मेरे को धन्य है यार, और क्या चाहिए। यदि मेरे ज्ञान से 15-20 भी निकल जाते हैं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। अब देखो, अब यहाँ वस्तुवादी दार्शनिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन चीज़ों को देखते हैं। थोड़ी सी क्लास एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं अक्टूबर के एग्जाम को फोकस करके हर चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ वो लोग ही देखिए जिनको देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम देना है, विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस का, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। विज्ञानों को 4 भागों में वर्गीकरण किया है, जिसमें कारण कारिता सिद्धांत के 4 आयाम दिखते हैं। उपादान कारण, प्रयोजन कारण, निमित्त कारण। ये जो भाव है वो उजागर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप लोग भी करते चलेंगे तो ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से दो तीन चीजें, ये प्लेटो सुकरात युग का क्वेश्चन है, तो सुकरात युग की चीजों में थोड़ी सी, अब यहाँ से थोड़ी सी देखती है थेल्स ने क्या माना है, ये चीजें देखें। तो थेल्स के अनुसार विश्व का उपादान कारण क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। सबसे सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग क्या आता है, मैच करने का, एक तरफ थेल्स, एक तरफ दार्शनिक, दूसरी तरफ इनके तत्वों का, तो तत्वों की समझ आ गया है उस तरीके का क्वेश्चन। तो जैसे पूछ रहा है कि थेल्स के अनुसार विश्व का उपादान कारण क्या है, तो वो है जल। जल से सृष्टि का उत्पादन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है तो थेल्स के अनुसार पृथ्वी जल में समाहित है, पृथ्वी गोलाकार तस्तरी के समान हवा में तैरती है, पृथ्वी गोलाकार तस्तरी के समान जल में तैरती है, पृथ्वी हवा का ठोस रूप है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है, आंसर क्वेश्चन दो। क्या हुआ ज्योति, कुछ पूछना है तो बताओ। देखो ये पूछ रहा है थेल्स के अनुसार क्या सही है, थेल्स किस चीज से मानते हैं, तो इनका मानना है कि पृथ्वी गोलाकार तस्तरी के समान जल में तैरती है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। थोड़ा सा अरस्तु युग के क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया। 7 का आंसर दो। ये दोनों सुकरात युग से क्वेश्चन है, जिसको आता है वो करे, नहीं आता है इसे छोड़ के आगे बढ़े, कल पढ़ाऊंगा तो करवाऊंगा। अभी निम्नलिखित प्रत्ययों का सोपान देखिए, ये पूछा हुआ है 2010 में ये क्वेश्चन इस तरीके से, तो देख के बताओ। प्रत्यय सोपान का क्रमिक होते हैं, प्रत्यय देश काल से परे होते हैं, प्रत्यय स्वभावतः विशिष्ट होते हैं, प्रत्यय सार्वभौमिक होते हैं। कौन सा कथन सही है, आंसर दो फटाफट इस क्वेश्चन का। प्रत्यय के संदर्भ में कौन सी चीजें सही है। यहाँ पे चौथा लिख देते हैं, 1 2 4। ये प्रत्यय स्वभावतः विशिष्ट तो नहीं होते हैं, 4 तो काट दे भाई। ये 3 वाला जो पोर्शन है इसे काट दो। कैसे हल किया जाता है, तो पहले दृष्टिकोण ये अपनाया जाता है कि कौन सही नहीं है। एक चीज निकाल लिए ना कि कौन सही नहीं है, एक निकाल लो, उसके बाद पूरा काट दो। जैसे मैंने मान लिया कि तीन नहीं है, ये 100% सही है कि स्वभावतः नहीं हो, स्वभावतः विशिष्ट नहीं होते हैं, यानी इब गए, ई गए, ई गए, यानी तीनों क्वेश्चन गया, लास्ट वाला यही होगा। 1 2 4 देख लो, 1 2 4 सही है। जो काटना आ गया, जिसको ये ट्रिक का समझ में आ गया, वो इंडिया के दुनिया के किसी भी एग्जाम को, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को सॉल्व करने में डरेगा नहीं। या तो ये पकड़ लो कि ये सही है और उसको आधार बना कर देखो, या तो दूसरा ये पकड़ लो कौन गलती है। 90% चांसों में ये पकड़ो कि कौन एक गलती है, गलत है। एक गलत पकड़ लिए और उसको काट दो, उसको काट दो, जो बचा वो आंसर हो जाता है। सबसे सिंपल तरीका होता है क्वेश्चनों को करने का, कहीं गलती नहीं होगी और कहीं किसी भी प्रकार से कमी नहीं रह जाएगी। निम्नलिखित में से अरस्तु के स्वीकार नहीं है, ये अभी छोड़ो, ये लिखो। थेलीज में कौन कौन से गुण हैं, थेलीज में कौन कौन से गुण थे जो ये बताते थे। थेल्स एक दार्शनिक भी थे, एक गणितज्ञ भी थे। थेल्स एक दार्शनिक भी थे, एक गणितज्ञ थे। थेल्स के ने क्या सिद्धांत दिया था मैथ में, थेल्स का प्रमेय। थेल्स का जो प्रमेय होता है गणित के संदर्भ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे देखते हैं थेल्स के सिद्धांत के अंतर्गत, तो है माइलेशियन मत का दूसरा नाम क्या है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आया,
माइलेशियन संदर्भ में। मैंने बोला ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ये स्पष्ट करेंगे कि उनका भाव क्या था। तो जिसे पाइथागोरसियन, माइलेशियन, थेलिसियन, ये सारे नाम आएंगे। थेल्स के समय कच्छ जो थे उन्हें थेल्सियन, जो पाइथागोरस के समकक्ष थे उसे पाइथागोरिसियन कहा जाता है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें क्या है, माइलेशियन को किस नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगा के कभी नहीं सोच सकते हो। चाहो कि तर्क लगा के सोचे तो पॉसिबल नहीं है, जब तक या तो डीप नहीं पढ़े हो तब नहीं होगा, या तो उसके बारे में फैक्ट रटते नहीं हो। तो फैक्ट तुझे कुछ चीजें रटना पड़ेगा, बिना रटे कुछ नहीं होने वाला है इन चीजों में। जैसे पूछ दिए हेराक्लाइटस ने सृष्टि के निर्माण में कौन से तत्व स्वीकार किए, तो अब इसे तर्क के आधार पर नहीं निकाला जा सकता, इसे रटना ही रटना है। तो कुछ फैक्ट होते हैं जिसे आप याद करना ही होगा, क्योंकि हेराक्लाइटस ने कहा था कि बहते हुए जल में एक बार पैर रखने के बाद दोबारा हम नहीं रख सकते हैं। तो जो भाव है और उसने अग्नि के आधार पर जिस विषय वस्तुओं को जोड़ने का प्रयास किया वो अलग ही आयाम को उजागर करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं एनेक्जिमेंडर द्वारा रचित यूरोपीय दार्शनिक साहित्य की प्रथम कृति कौन थी। प्रथम कृति कौन थी? ये द ब्राउन बुक ट्रैक्टेटस तो है नहीं, ब्लैक बुक है नहीं, बचा कुछ चाहिए। ये तो कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी के संदर्भ में आती हैं, तो ये तो थी नहीं, ये आती है इस समकक्षता में, लेकिन ये बुक होगी। तो इस तरीके से काटना सीखो। अब देखो, एनेक्जिमेंडर द्वारा रचित निर्मित मानव चित्र का प्रयोग मैलेशियन लोग किस अर्थ में प्रयोग करते थे? दूसरों देशों को मार्गों का पता लगाने में, नदियों का, पहाड़ों का भूखंड की जानकारी में, भूमध्य सागर के भ्रमण करने। देखोगे यूनान का जो लोकेशन देखोगे मैप में, तो ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के आसपास ये वाले बेल्ट में ये दिखाई पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें सर्च करने के लिए इसी में सारी दृष्टिकोण लगाते थे। तो इस दशा में देखा जाए तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हर चीज़ का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। तो ये भूमध्य सागर की दृष्टिकोण है, जिसे ज्योग्राफी अच्छे से आती है, जिसे ज्योग्राफी अच्छे से थोड़ी बहुत आती है, वो मैप देख ले, जो पूरी तरीके से दिखाई कहाँ पड़ेगा, वो पूरी तरीके से भूमध्य सागर के आसपास ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, और उन विषय वस्तुओं को थोड़ा सा समझेगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आंसर करो इस क्वेश्चन का। देखते हैं किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर दो। एनेक्जिमेंडर के मत की विशेषता है, गुण की दृष्टि से द्रव्य निर्गुण निराकार होते हैं, 100% सही। सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि सृष्टि करने भी अनंत है, परिणाम की दृष्टि से असीम और अनंत है, 100% सही, यानी ग्रुप डी। मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी। विकासवाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? इस क्वेश्चन को देखो, विकासवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? विकासवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? बताओ क्वेश्चन का आंसर। विकासवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? ये भाई साहब नहीं थे, ये थे। नहीं ये संख्या से माने, ये जल से माने। एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिगोरस की चीज़ें पढ़ो। शोभा निगम की किताब है,
शोभा निगम की जो बुक है उसको आधार बनाकर उन चीज़ों को देखोगे तो ये चीज़ें मिल जाएगी। याकूब मसीह में भी है, एनेक्जिमेंडर युगपत अस्तित्व को मानते हैं, इसको एनेक्जिमेंडर युगपत अस्तित्व को मानते हैं, या किसने कहा था? जेलर ने, प्रोफेसर बर्नेट ने कहा था। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादातर समझ में आ जाए। एनेक्जिमेंडर के अनुसार प्रारंभिक मनुष्य कहाँ से निकल के आया, तो मैंने अभी बताया कि हमारी उत्पत्ति जल से हुई है। तो जल में क्या पाई जाती है? मछली। मछली के बाद मेढक बने, मेढक के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए रेंगने वाले बने, फिर खड़े हुए, फिर बानर बने, फिर बानर के बाद मनुष्य बने। ये विकास की कड़ियाँ हैं। तो विकास की कड़ियों में स्टार्टिंग में हम कैसे थे? मछली थे, कीड़ा मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े से जो जीव की उत्पत्ति हुई, जो भाव आया वो मछली से आया। एनेक्जिमेंडर के शिष्य कौन थे? एनेक्जिमेंडर के शिष्य कौन थे? गुरु परंपरा भी बताने का प्रयास किया हूं। इसका आंसर तो क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ तुझे मेहनत करके पढ़ना होगा, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं प्लीज वो देखें और एक एक चीज समझने का प्रयास करें। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त, जितनी सूक्ष्मता से, जितनी मेहनत करके मैंने पढ़ाया है ना, न तो किसी किताब में मिलेगा और न अब तक किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इतनी सूक्ष्मता में हर चीजों का, फेक नहीं रहा हूँ, यथार्थता बता रहा हूँ। एक बात देखो, हो सकता है मैं ड्रामा नहीं और अन्य लोगों जैसे ड्रामा नहीं करता हूँ, एकदम फैक्ट कंसंट्रेट होके पॉइंट टू पॉइंट स्टडी की बात करता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर शब्द से अच्छी चीज़ निकले जो बच्चे नोट करें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो सीरियस कैंडिडेट होगा उसके लिए तो रामबाण होगी। तो प्लीज एक एक चीज नोट डाउन करें, क्वेश्चन के साथ सारी चीजें देखें। तो यहाँ पे देखिए थेल्स है, ये नहीं है, पाइथागोरस भाई नहीं है, प्रोफेसर बर्नेट ये आधुनिक वाले हैं, तो बचा खुचा कौन? एकदम सिंपल है, क्योंकि ये पहले वाले थे, ये बचे। तो इस तरीके से एक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा। अब देखो एनेक्जिमेनीज ने किस चीज से विश्व का मूल द्रव्य माना? अब इनका क्या है, ये चीज़ें मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में जब बताया था तो मैं बताया था किस चीज़ से माना। तो ई भाई साहब वायु से मांगने, जल से किसने माना? थेल्स माना, अग्नि से हेराक्लाइटस मानते हैं। ये थोड़ा सा देख ले, यानी जल हो गया थेल्स, वायु से एनेक्जिमेनी, ये हो गए हेराक्लाइटस। ये चारों क्वेश्चन का तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाव आ गया सूक्ष्मता में और डिटेल से, कि एक बार पढ़ने के बाद वो सारी चीजें कवर हो जाए। अब है एगमेनीज के द्वारा वायु को परम तत्व सिद्ध करने के क्या दिए गए प्रमाण। अब वो वायु माने तो वायु के लिए क्या दिए? तो वायु श्वास लेने देने में सुविधा करती है। अग्नि और बादल दोनों ही वायु के रूप होते हैं। अग्नि और जल दोनों गर्म और शीतलता के भाव देते हैं। कहने का मतलब है कि जब पछुआ पवनें बहती हैं तो गर्मी की आसास होता है, जबकि पूर्वा पवनें बहती हैं तो ठंडे। पछुआ पवनें गर्म होती हैं जबकि पूर्वा पवनें ठंडी होती है। तो ये दोनों का भाव है, अर्थात ये ग्रुप डी होगा, ग्रुप डी नहीं डी होगा, विकल्प नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 90% नहीं पूछता है, टाइम पीरियड 90% नहीं पूछता है, लेकिन इसे याद रखना 588 ईसा पूर्व के समय में हुआ था। माइलेशियन मत का महत्व उसके सिद्धांतों की अपेक्षा उसकी प्रवृत्ति का कारण क्या है? ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। अब इस चीज़ों को बढ़िया से पढ़ो, समझने का प्रयास करो, शायद समग्रता में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा कि माइलेशियन मत का महत्व ये
अन्वेषणात्मक रिसर्च के संदर्भ में कुछ नई चीजें खोजने के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। अब देखो पाइथागोरस में सबसे अधिक किस गुण का होता है? तब पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। उसके बाद इन्होंने संख्या के आधार पर सृष्टि का उत्पादन माना है। तो ये दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे और अलग विकल्प के ज्योतिषी थे, राजनीतिज्ञ थे। तो 100% इन चारों में सबसे बड़ा गणितज्ञ थे। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी यदि हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम किस चीज में लगती है? मैथ की चीजें हैं। पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी मैथ विज्ञान पर आधारित है। तो बहुत से हर जगह नियर अबाउट वो टेक्निकल टर्म्स के रूप में आएंगे कि कौन से मैथ। पाइथागोरस थ्योरम किस चीज पे आधारित है बताओ आप लोग? देखते हैं ग्रेजुएशन अब तक कितना याद है। पाइथागोरस थ्योरम किस चीज पे आधारित है? अरुण कुमार बताओ पाइथागोरस थ्योरम किस पे आधारित है? भाई ट्रेंगल पे तो सबको पता है। कौन से ट्रेंगल? समकोण त्रिभुज पे आधारित है। इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, आधार है। यानी k इज इक्वल टू l प्लस बी का स्क्वायर। अब मैथ नहीं पढ़ाएंगे, हाँ ये चीज जरूर करेंगे। वह कौन दार्शनिक जिसने अपना तत्व विषयक अवधारणा को तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो आप। पार्मेनाइडीज है। पार्मेनाइडीज ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या किस चीज में किया है? पार्मेनाइडीज अपने दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या किस में किया है? तो 90% वो गद्य में दिखाई पड़ता है। सुकरात कौन से अभियोग, सुकरात पर कौन कौन से अभियोग आरोप लगाए थे? सुकरात ने राष्ट्रीय देवता की अवहेलना की। उन्होंने एथेंस के नवयुवकों को पथभ्रष्ट किया। राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर स्वयं कल्पित को स्थापित किया। ये चारों है। वास्तविकता ये है कि वर्तमान परिदृश्य में आज तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम मॉडर्न हो गए। धर्म के नाम पे आज भी हम उसी तरीके से अशिक्षित हैं कि धर्म कह देने का मतलब कि भगवान मान लेते हैं। धर्म वास्तविक धर्म आपका कर्म है। घंटा हिलाने से कुछ नहीं मिलने वाला। आज तक घंटा हिला के किसी को कुछ पेट नहीं भरा। यदि घंटा हिला देने से ही पेट चल में कुछ जाता तो हर चीजें होती, लेकिन घंटा हिलाने से कुछ नहीं होता। कर्म करो, नैतिक आधार पे कर्म करो, यही वास्तविकता है। धर्म के निकृष्ट मानसिकता में मत पड़ो। देवता मंदिरों में नहीं है, देवता यहाँ है। हर इंसान में देवता है, इसको पूजो, इस भाव को समझो, इसकी यथार्थता को समझो। वास्तविकता यही है। नेक्स्ट देखो, तो इनके ऊपर भी ये आरोप लगा था, इनके ऊपर भी आरोप लगा था कि ये देवताओं की अवहेलना की। उन्होंने अवहेलना नहीं किया, उनके वास्तविक स्वरूप को बताया कि भाई वहां पे मत खोज। ये जितने प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते हुए बेकार है, इन चीजों में मत पड़ो। इनके जगह इंसानों को खिलाओ ना। हम ले जाकर 100 रुपए की प्रसाद चढ़ा के आते हैं, 10 रुपए का दूध ले जाकर गिरा जाते हैं, वो क्या भगवान तक पहुंचता है?
अरे जो गरीब है, थैंक यू अरुण, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाओ, जो भी साथ में हो उन सबको बताओ जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हों। भीड़ से नहीं होगी, जो वास्तविकता है, जो एग्जाम के समझदार है, पढ़ने वाले हैं, उनसे के लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। मैं एक चीज बता रहा था कि ये सुकरात की पद्धति के थोड़ा देख लो कि उनके ऊपर लगा था कि देवताओं की अवहेलना किया था। नहीं, देवताओं के वास्तविक स्वरूप से परिचय करवाया। आज भी यहाँ पे बोल दो ना कि मंदिरों में मत जाके, मंदिर गिरजाघर में मत जाओ, भगवान वहां नहीं है, भगवान तुम में है। तथाकथित शिक्षित वर्ग आपका गला दबा के मार डालेंगे, लेकिन वास्तविकता है इतने प्रकार के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, इतनी प्रकार की। अरे यार, इंसानों की करो ना, अपनी खुद के कर्म पे करो ना। मेरा एक ही मानना है, अपना कर्म को प्रगाढ़ बनाओ, सारी दुनिया, सारी चीजें ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगी। हर चीज में खुद ही सुधार होगा। सबसे बड़ा, बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो कर्म है। और सुकरात ने यही कहा था कि कर्म को देखो, नैतिक आधार पर मनुष्य के मानवीय गुणों को विकसित करने का चीजें सोचो। तर्क के आधार पे देखो, हम सुबह सुबह उठ के जल चढ़ा देते, क्यों चढ़ाते हो भाई? उस माँ को दो ना, उस प्यासी औरत को दो ना जिसको जरूरत है पानी की। ले जाके दूध चढ़ा जाते हैं, क्या क्यों चढ़ाते हैं? घंटा समझ में आज तक नहीं आया। इन्हीं विषय वस्तुओं को यूनान में भी उस समय था, सुकरात ने जगाया। वहाँ के धर्म गुरु आज जैसे समाज के तथाकथित शिक्षित वर्ग है, तथाकथित पुजारी वर्ग है, ये कहेंगे कि ये तो मेरे धर्म की अवहेलना करे। किसी की धर्म की अवहेलना नहीं है मित्र। हम सब आज की युवा पीढ़ी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हर चीज को तर्क के आधार पर देखे, यथार्थता से मूल्यांकन करे। न कि वेद में लिखा गया है कि गंगा का पानी पीने से मोक्ष मिलता है, शुद्ध होती है, लेकिन एक बार हमारे पास भी तो दिमाग है, हम भी एक बार टेस्ट करके देखें कि उस पानी पीने लायक है कि नहीं। यदि लायक है तो पिएंगे, नहीं लायक है तो छोड़ देंगे। यही चीजें मैं सिखाने का कार्य वहाँ पे उन्होंने किया था। वहाँ के तथाकथित शिक्षित धर्म गुरु जितने थे, उनको लगा कि ये तो मेरी व्यापार बंद करने वाले हैं, दुकानदौरी बंद करने वाले हैं। और यथार्थता है, जितना धर्म के नाम पे दुकानदौरी चलती है ना, कोई टैक्स नहीं, कोई उनकी जांच पड़ताल नहीं है। और हम सब बेवकूफ इतने हैं कि आज भी पढ़ लिख के भी वहां पे जाके ढूंढ करते हैं, अरे भाई कब तक सुधरोगे? कभी तो देखो, तर्क के आधार पर देखो, समझो, कर्म को प्राथमिकता दो। तुम्हारा कर्म है पढ़ाई करना तो पढ़ो, दूसरे के चूतियापा में मत पढ़ो। और ईश्वर तुम में है, मेरे लिए भगवान आप सब में है। हर वो इंसान, स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा था कि हर वो इंसान जो भूखा है उसके लिए पूरी मानव समाज को मैं दोषी मानता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भूख यहाँ है, आत्मा, ये तो पढ़े हो ना कि हर कण कण में ईश्वर है, तो इसमें भी ईश्वर है। ये जीवित ईश्वर है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इसमें ईश्वर है। तो इस मोबाइल को क्यों दे रहे हैं भाई? उस कागज के फोटो में कौन से देवी देवता रह जाते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 29 है, सुकरात जीवन भर एथेंस नगर की नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक और नैतिक शिक्षा दिया करते थे, क्योंकि यह क्या था, उनका विश्वास था कि वे देवी कार्य के लिए जन्म लिए। वे दार्शनिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, वह एक प्रकार के दार्शनिक थे। पहले दार्शनिक के रूप में यदि किसी चीज को देखा जाए, माफ करना दोस्तों, यदि हम सब आज शिक्षित नहीं हुए, हम सब इस चीज को नहीं आगे बढ़ाए, तो वो समय नहीं है जो वर्षों हजारों वर्षों से चली आ रही मानसिक गुलामी टूट जाएगी। हमें तोड़ना होगा, हमारी शुरुआत करना होगा, हमें शुरुआत करना होगा तर्क के आधार पर हर चीज को देखना। और हमारा सबसे बड़ा कर्म ही हमारा धर्म है। गीता में भी कहा गया है, निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा धर्म। अरे धर्म की ये आडंबर तथा कथित शिक्षित वर्ग व्याख्या करते हैं, इनसे बचो। और हम सब
इतनी एबल हैं यार कि हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जितना हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे करते हैं ना, थोड़ा बहुत भी समय निकाल के और थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें और उनसे पूछना शुरू करें कि चाचा कहाँ लिखा हुआ है, उस दिन वो भी एक बार झांकेंगे, पढ़ेंगे। जिस दिन पूछ दोगे ना, ये कहते हैं कि गीता में लिखा गया है चारों धर्मों की उत्पत्ति, जन्म, ये चीजें हैं, तुरंत तर्क देंगे तथाकथित शिक्षित भाई। उनसे पूछ देना, यदि गीता पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, यानी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने ही किया है, लेकिन इनका विभाजन गुण और कर्म के आधार पे है। उनसे पूछ देना ना, ये चाचा कहाँ पे है। ये तब आएगा जब पढ़ोगे, और हमारा ड्यूटी है पढ़ना, यानी कर्म करना। तो कर्म ही सर्वोपरि धर्म है, मेरा मानना है। तथाकथित शिक्षित वर्ग से बचो, अपना खुद का दिमाग लगाओ और तर्क के आधार पर हर विषय वस्तुओं को मूल्यांकित करने का प्रयास कीजिए। क्या चीजें नहीं दिखाई दे रही है अरुण? ये चीजें दिखाई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो, सुखराज जीवन भर समझाते रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक दार्शनिक थे। वास्तविकता था कि एक पहले दार्शनिक के रूप में अच्छा लगेगा दोस्त, जब हम जैसे लोग इस चीज को समझेंगे। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके विषय में निश्चित ही बहुत कम जानकारी है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके विषय में निश्चित ही अधिक जानकारी है, परंतु सुकरात के विषय में अनिश्चितता यह है कि क्या हम बहुत अधिक जानते हैं या बहुत कम जानते हैं, यह कथन किसका है। तो सुकरात के प्रिय शिष्य दोस्त नरेंद्र, क्या क्लियर नहीं आ रहा है बताओ मेरे भाई? पीडीएफ क्लियर नहीं आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है? ये पीडीएफ क्लियर नहीं आ रहा है? कमेंट करके बता मेरे भाई, ये पीडीएफ तो मैं स्पष्ट नहीं आ रहा है। कोई भी चीज हो तो अपने परिवार के सदस्य हो यार, और घर में देखो, मेरा एक ही चीज मानना है कि घर की चीज घर में सुलझ जाए। तो ये बताओ, ये चीजें नहीं आ रहा है, ये आंसर तो प्लेटो होगा, क्योंकि वास्तविकता थी कि सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे। वाह रे, दुनिया में दो ऐसे लोग हुए ना जो किताब को छुए भी नहीं, लेकिन दुनिया के हर परिदृश्य को बदल के रख दिए। पाश्चात्य जगत में देखा जाए तो इनका नाम आता है, और भारतीय जगत में देखा जाए तो इनका नाम सब लोग जानते हैं। कबीर थे, मंदिर पूजे मैं पूजू पहाड़, इससे बढ़िया घर की चकिया पूजे जिससे आए 2 घर अनाज। अल्लाह क्या बहरा हो गया है कि जाके चिल्लाते हो? कहने का तात्पर्य यही है। करता हूं दोस्त, ठीक है, थोड़ी सी पैसेंस रखो, मैं इसे जूम कर देता हूं। अब सही है? सोक्रेटिक पद्धति, ये पूछ रहा है कि सोक्रेटिक पद्धति का निर्माण किसने किया था? दिया तो था सुकरात ने, क्योंकि इनकी पद्धति, लेकिन इसको वास्तविक रूप से आधार बना करके जिन्होंने प्रस्तुत किया तो वो थे प्लेटो।
सोफिस्ट चिंतकों का मुख्य कार्य क्या था। ये थोड़े से क्वेश्चन उसके हो गए हैं सुकरात युग से संबंधित सारी चीज़ों का। हम कल कोशिश करेंगे, आप लोग सुबह आया करिए, सुबह बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पे सुकरात, कल वास्तविकता है कि दर्शन को नए तरीके से दिल खोल के पढ़ाएंगे। वेस्ट पढ़ने की चीज़ें ना वास्तविकता में कहीं वेस्टर्न फिलॉसफी में आती है यार, और ख़ास तौर पे सुकरात युग को। 3 दार्शनिक के दुनिया का आज भी है कि उस तरीके से, ना कोई अरस्तु के बारे में तो एक बात कही जाती है कि न तो धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति आया था, न कोई आया है और न कभी आएगा, क्योंकि उन्होंने कई चीज़ों के जन्मदाता के रूप में जाने जाते। उन्होंने ऐसा हर क्षेत्र में काम किया, राजनीति से लेकर जीव विज्ञान से लेकर फिलॉसफी से लेकर हर क्षेत्र में काम किया। मल्टी डायमेंशनल इंसान थे। कहा जाता है कि माथा चौड़ा, आंखें छोटी छोटी, आवाज तुतलापन, लेकिन जब भी मुख से खुलती थी तो सरस्वती की धारा बहती थी, जहाँ लोग सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। प्लेटो के सन्निकर्ष में जब अरस्तु ने मिले थे, प्लेटो एक अनाथ वर्ग से आते थे, उन चीज़ों को देखकर ये आए थे। उन प्लेटो की एकेडमी को इन्होंने संभाला। ये बात सही है कि जब सही बात बोलोगे ना तो विरोधी आएंगे। कहावत कही जाती है, एक पहले बचपन में जो भी होगा देखा होगा, एक वो होता था, मेंटल होता था, जो जलाया जाता था। तो आग जलता है तो किसी भी चीज को प्रकाश देने के लिए, सूर्य से ही समझ लो ना कि सूर्य बनने के लिए जलना पड़ता है। सोना पे निखार तभी आती है जब उस पे घिसाव होता है, रगड़ होती है। हीरा तभी चमकता है जब उस पे पॉलिश किया जाता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग हों, अपने जो भी सगे संबंधी, दोस्त, यार, बैचमेट, जूनियर जो भी हों, प्लीज़ उन तक शेयर करें, उन्हें बताएं फिलॉसफी को। एक मैं वादा कर रहा हूँ मेरे दोस्त, एक बार फिलॉसफी के अन्य वीडियो श्रृंखला यूट्यूब पे सर्च करके देखना और मेरा देखना। मैं हर टॉपिक से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ। यदि ओवरऑल देखें तो 10,000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले मैं 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जो 2010 से लेकर 2020 के यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन होंगे। तो मेरे को नहीं लगता है कि अब तक कोई सी ने यूजीसी नेट के इस तरीके से डिटेल करवाया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें, लोगों तक शेयर करने का काम करें। अरे इसे थोड़ा सा ही तो करना है कष्ट, थोड़ा सा हाथों को दर्द दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।